तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ अनदेखी सीजन 3 का एक्सप्लेनेशन। जी हाँ, वही सीरीज जहाँ सारे पॉजिटिव कैरेक्टर मरते ही जा रहे हैं और विलन जिंदा है, उसका कुछ नहीं होता। खैर, इस सीरीज का सीजन 1 तो मास्टरपीस था, उसके बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता। लेकिन सीजन 2 जो है वो मुझे बहुत ही मीडियोकर सा लगा। तो अगर आपको सीजन 1 और सीजन 2 का रिकैप देखना है तो उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पे भी दिया हुआ है, तो उसे देख लीजिए। 2 साल पुराना वीडियो है तो आवाज थोड़ा सा अलग लग सकता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो शुरुआत में हम एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं। डीएसपी घोष को सुंदरबन के जंगलों में एक पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी देखने को मिलती है। पता चलता है कि इसे मारने वाली कोई आदिवासी लड़की थी और वही आदिवासी लड़की अपनी बहन के साथ मनाली गई होती है शादी में डांस करने, और उसी के शादी को रिकॉर्ड करने के लिए कैमरामैन की टीम आई होती है जिसमें ऋषि भी था। और वो देख लेता है कि जो दूल्हा दमन है उसके पिता पापा जी उसी आदिवासी लड़की को गोली मार देते हैं। उनका परिवार बहुत ही खतरनाक है और इलीगल ड्रग बिजनेस चलाते हैं और उनके सामने किसी की भी नहीं चलती, ना ही पुलिस की। ऋषि तुरंत ये बात अपनी दोस्त सलोनी को बता देता है। अब इन्वेस्टिगेशन करने डीएसपी घोष मनाली पहुंच जाते हैं रिजॉर्ट में जहां दमन और तेजी की शादी होने वाली है। दमन के पापा जी का सबसे वफादार होता है रिंकू, और वो ऋषि को धमकाता है कि अगर वो किसी को भी बताता है तो उसकी जान जाएगी। अब तेजी को ये सब कुछ पता चल जाता है तो वो दमन से शादी तोड़ने का फैसला करती है। लेकिन जब वो परिवार के राज के गहराइयों में डूबते चली जाती है तो उसे अपने पिता के बारे में भी कुछ ऐसा पता चलता है और उसे समझ आ गया था कि वो बुरी तरह यहाँ फंस चुकी है। इसीलिए वो दमन से शादी कर लेती है और ठान लेती है कि वो इस परिवार को बर्बाद कर देगी। दूसरी तरफ सलोनी और ऋषि अपने एक दोस्त शाश्वत को मनाली बुलाते हैं जो एक रिपोर्टर भी है। आखिर में ऋषि मारा जाता है। आदिवासी लड़की कोयल जो सबसे बड़ी गवाह है, उसे तेजी और डीएसपी मिलकर मनाली से बाहर ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है और कोयल पहुंच जाती है अभय के पास जो एक मोनास्ट्री में रहता है। और कोयल अपनी दीदी कनक की मौत का बदला लेना चाहती है। सलोनी की पूरी टीम मारी जाती है, सिर्फ सलोनी और शाश्वत बच निकलते हैं। तेजी को पता चलता है पापा जी के फार्मा कंपनी के बारे में जिसका नाम है एजरा एशर, और पापा जी के 2 इजरायली पार्टनर होते हैं जेरी और आइजैक, जो असली में इस कंपनी के मालिक हैं। लेकिन दवाई बनाने की आड़ में वो लोग इलीगल काम करते थे। पापा जी और रिंकू का पर्दाफाश करने के लिए दमन और तेजी समर्थ से मिलते हैं जो पापा जी की बर्बादी देखना चाहता था। आखिर में समर्थ पापा जी को पकड़ लेता है और उसे बचाने के लिए रिंकू अपनी जान लगा देता है। साथ साथ उसकी पत्नी मुस्कान भी उसका साथ देती है। कोयल मौका देखकर पापा जी को मारने के लिए दौड़ती है और तेजी पापा जी को बचाने के लिए कोयल को पकड़ लेती है, मगर कोयल उसे मारने वाली थी और मजबूरन डीएसपी कोयल को गोली मार देते हैं जिससे कोयल वहीं मर जाती है। समर्थ का चुराया हुआ कंसाइनमेंट वापस रिंकू अपने हाथ कर लेता है एक बहुत बड़े गैंगस्टर अर्जन सिंह के मदद से। ये देखकर जेरी और आइजैक काफी खुश होते हैं और रिंकू से पूछते हैं कि तुम्हें बदले में क्या चाहिए। समर्थ दूसरी तरफ एजरा एशर फार्मा कंपनी का सारा सीक्रेट डिटेल किसी और को भेज देता है। और सीजन 2 में हमने देखा था कि रिंकू सलोनी और शाश्वत को मारने के लिए पहुंच तो जाता है, मगर उन्हें मारता है या नहीं ये तो इस सीजन में देखने को मिलेगा। अब यहाँ से सीजन 3 की कहानी शुरू होती है और हम जाते हैं 2 महीने के बाद न्यू दिल्ली में। हम कहीं दीपिका नाम की एक लड़की को देखते हैं जो मिस्टर घोषाल जो शाश्वत के बॉस हैं उसे टॉर्चर कर रही थी। उसका बेटा भी वहीं पर था और दीपिका मिस्टर घोषाल से पापा जी का वो वीडियो मांगती है जिसमें पापा जी उस आदिवासी लड़की को गोली मार देते हैं, मगर मिस्टर घोषाल कह रहे होते हैं कि रिंकू ने उस वीडियो को डिलीट करवा दिया था, मगर वो लोग नहीं मानते और वो उसके बेटे को टॉर्चर करते हैं। और जैसे ही वो लोग उस बच्चे को मारने वाले थे, मिस्टर घोषाल अपना लैपटॉप खोलकर उन्हें वो वीडियो दिखा देते हैं, जिसके बाद दीपिका घोषाल को वहीं मार देती है। इसके बाद हम रिंकू और उसके साथी लकी और शेरा को देखते हैं जो समर्थ को ढूंढते हुए घर तक आते हैं। पहले तो वो बाहर से ही घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और अंदर जाकर चेक करते हैं। तभी मुस्कान रिंकू को कॉल करती है और कॉल रिसीव करने के लिए रिंकू बाहर चला जाता है। लकी को अंदर एक बॉम्ब लगा हुआ मिलता है। ये देखकर वो अपने लोगों को बाहर लेकर दौड़ता है और घर ब्लास्ट हो जाता है। अब हम पापा जी को देखते हैं जो अपने घर वालों के नाक में दम करके बैठे हुए थे और वो कपड़े नहीं पहनना चाहते। यहाँ हम देखते हैं कि पापा जी के लिए एक नर्स भी थी जिसका नाम था गीत। तेजी गीत से कहती है कि तुम जाओ, मैं पापा जी को तैयार करती हूँ, आज तुम छुट्टी मनाओ। इसके बाद जैसे ही रिंकू रिजॉर्ट पहुंचता है तभी गीत लकी से आकर बातें करने लगती है और यहाँ पता चलता है दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। गीत उसके गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। रिंकू को ऐसे हालत में देखकर तेजी उसे पूछने आती है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ। वो कहता है समर्थ ने मुझे मारने की कोशिश की है, जिसके साथ आपने मिलकर पापा जी को मारने की कोशिश की थी। तेजी उसे ताना मारते हुए कहती है कि कुछ भी कर लो, पापा जी के बेटे तुम नहीं हो सकते, वो तो दमन है। रिंकू उसे वादा करता है कि जो भी समर्थ का साथ देगा
मरेगा उसकी कब्र वो यहीं मनाली में खोदेगा। लकी गीत के साथ वक्त बिता रहा था और वो गीत को उसके घर छोड़ने के लिए चला जाता है। तो वहीं तेजी अपने हस्बैंड दमन को समझा रही होती है कि हमारे बीच जो डिफरेंसेस है उन्हें सुलझाने की जरूरत है, क्योंकि इसका फायदा हमारे दुश्मन जरूर उठाएंगे। दमन कहता है कि तुम पापा जी का ख्याल रख रही हो, अच्छी बात है, लेकिन मैं उनका ड्रग बिजनेस नहीं संभालूंगा। मगर तेजी उसे समझाती है कि तुम वारिस हो, ये सब कुछ तुम्हारा ही है। मगर वो कहता है कि आज मैं वारिस हूँ, कल हमारा बच्चा होगा, इसे कहीं ना कहीं तो खत्म करना पड़ेगा। रिंकू मुस्कान को गले लगा लेता है क्योंकि आज कहीं ना कहीं मुस्कान के वजह से वो बच गया। मुस्कान तेजी से नफरत करती है और कहती है कि वो तो पापा जी के ऊपर कब्जा करके रखी है और जब से वो फैक्ट्री वाला कांड हुआ है मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा। मगर रिंकू उसे वादा करता है कि समर्थ और तेजी को मारने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तेजी जेरी और आइजैक से मिलती है और उन दोनों से वादा करती है कि वो बिजनेस को संभालेगी, क्योंकि ये ड्रग बिजनेस संभालना रिंकू के बस की बात नहीं। आइजैक उसे पूछता है कि तुम्हारे पास तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तुम यहाँ बैठी हुई हो क्योंकि तुम पापा जी की बहू हो। मुस्कान पापा जी के लिए मिल्क शेक बना रही थी, तभी उसका सिर चक्कर देने लगता है। तेजी के जाने के बाद रिंकू जेरी और आइजैक से मिलने के लिए आता है, लेकिन वो दोनों रिंकू को समझा देते हैं कि इंडिया उनके लिए बड़ा मार्केट नहीं है, इसलिए वो लोग अपना बिजनेस यहाँ से शिफ्ट करना चाहते हैं। ये सब कुछ तेजी सुन रही थी। वो रिंकू को बता देते हैं कि हम तुम्हें ड्रग्स बनाने का फॉर्मूला दे देंगे, तुम लोग खुद अपना यहाँ बिजनेस चलाओ, क्योंकि मनाली तो तुम्हारे अंडर है। हम तुम्हें अग्रीमेंट का 15% भी देंगे, रॉ मटेरियल भी सप्लाई कर देंगे, इससे ज्यादा हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। ये सब सुनने के बाद तेजी दिल्ली में दीपिका को कॉल करती है और उसे कहती है कि प्लान में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लेकिन मेरे पास एक दूसरा प्लान है। पर दीपिका उसे कहती है कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हें हमारी जरूरत है, इसलिए जो करना है सोच समझ के करो। तेजी पापा जी को उनका फेवरेट चिकन टिक्का चिकन तंदूरी खिला रही थी, जिसे खाकर वो तेजी के दीवाने हो गए थे और कहते हैं कि तू ही तो मेरी फेवरेट बहू है। और तेजी को तो बस पापा का ही दिल जीतना था और आज पापा जी का मूड अच्छा था, इसीलिए वो बिजनेस के बारे में उनसे बातें करने लगती है। तो पापा जी कहते हैं कि समय हो जाएगा तो हम अपने इजरायली पार्टनर जेरी और आइजैक को गोली मार देंगे। तेजी दमन को लेकर भी बात करती है कि उन्हें भी बिजनेस में शामिल करना चाहिए, जिस पर पापा जी श्योर नहीं थे। मुस्कान रिंकू को खुशखबरी देती है कि वो माँ बनने वाली है। फिर हम डीएसपी घोष को देखते हैं जो अल्कोहलिक बन चुका है और जब से वो मनाली से लौटा है वो सो भी नहीं पा रहा। अब अगली सुबह सभी परिवार वालों को पता चलता है कि मुस्कान प्रेग्नेंट है, जिससे सभी लोग काफी खुश होते हैं और वहाँ पापा जी सभी से कहते हैं कि वो रिटायर होना चाहता है और वो अपना बिजनेस दमन और रिंकू में बांट देना चाहता है। रिजॉर्ट संभालेगा दमन और बाकी का बिजनेस संभालेगा रिंकू। इसके बाद पापा जी और रिंकू आइजैक और जेरी के साथ मीटिंग करने के लिए जा रहे थे, लेकिन उन दोनों के पहुंचने से पहले वहां समर्थ पहुंच जाता है, जिसे देखकर दोनों हैरान हो गए थे। मगर वो दोनों से कहता है कि मेरे पास तुम दोनों के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर है जिसे तुम लोग मना नहीं कर पाओगे। फिर जैसे ही रिंकू पापा जी सभी वहां पहुंचते हैं तो उन्हें टेबल पर 2 बॉक्स देखने को मिलते हैं जिसमें जेरी और आइजैक का कटा हुआ सिर था। ये देखकर रिंकू थोड़ा परेशान हो गया था कि अब वो लोग क्या करेंगे, मगर पापा जी खुश थे कि दोनों मारे गए। पापा जी रिंकू को समझाते हैं कि हमारे पास ड्रग्स का फॉर्मूला है, मगर रिंकू कहता है कि वो हमें पैसा और रॉ मटेरियल देने वाले थे और बिना माल के हम फॉर्मूला का क्या करेंगे। मुस्कान को लग रहा था कहीं तेजी ने समर्थ के साथ मिलकर तो ये सब नहीं किया। दूसरी तरफ तेजी को दीपिका का मैसेज आता है जो लिखती है समय हो चुका है। और फिर सभी के फोन पर वीडियो मिलता है और वीडियो कुछ और नहीं बल्कि वही वीडियो था जिसमें पापा जी आदिवासी लड़की को गोली मार देते हैं। इस वीडियो को दबा दिया गया था मगर ये वीडियो वापस आ गया और डीएसपी वरुण इस वीडियो को देखते हैं और पापा जी भी इस वीडियो को देखकर हैरान हो गए थे। अगले दिन पापा जी रिंकू को वो वीडियो दिखा देते हैं और रिंकू भी ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसी ने पैसे देकर इस वीडियो को डिलीट करवा दिया था। तो फिर ये सब कैसे शुरू हो गया। और अब तो पापा जी रिंकू पर भी गुस्सा करने लगते हैं कि तेरे होते हुए कोई पापा जी को धमकी दे रहा है और तू बस मुंह देखते रहना। समर्थ को कुछ लोग घेर लेते हैं और रिंकू तेजी पर आरोप लगाता है कि वो और समर्थ मिलकर ये सब कुछ दोबारा से कर रहे हैं और वो पापा जी से कहता है कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मगर पापा जी उसके सामने हाथ जोड़ के कहते हैं कि तू तो रहने ही दे, सिर्फ बातें करता है कि मैं इसको मार दूंगा उसको मार दूंगा, मगर कुछ होता नहीं है तुझसे। समर्थ को दीपिका के पास लाया जाता है जो उसे पूछती है कि क्या उसी ने जेरी और आइजैक को मारा। समर्थ कहता है तुमने जो मुझसे कहा था मैंने उन दोनों को कहा, लेकिन वो लोग डील के लिए नहीं माने, इसलिए मुझे उन्हें मारना पड़ा।
और अगर वो रिंकू पर हमला नहीं करता तो रिंकू उसे मार देता। लकी रिंकू को आकर बताता है कि राजवीर मेहरोत्रा नाम का कोई आदमी है जो सस्ता ड्रग्स बेच रहा है और उनके धंधे में घुसने की कोशिश कर रहा है। रिंकू उसे कहता है उस बंदे को ढूंढ। इसके बाद हम कुल्लू क्राइम ब्रांच में देखते हैं कि वहाँ पर सभी पापा जी वाला वीडियो देख रहे थे जिसमें वो आदिवासी लड़की को मार देते हैं और यहाँ पर वो लोग इसलिए आए हैं क्योंकि डीएसपी घोष ने उन्हें आने के लिए कहा है, जो यहाँ कल आने वाले हैं। सुंदरलाल बजाज नाम का एक वकील पापा जी से मिलने आता है जो पापा जी के लिए लड़ने वाले हैं मर्डर केस में, और वो कहने लगता है कि ना हमारे पास वो मर्डर वेपन है ना डेड बॉडी, सिर्फ वीडियो के बलबूते पर पापा जी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए पापा जी को हम किसी दूसरे शहर में शिफ्ट कर देते हैं। जिस पर पापा जी भड़क जाते हैं क्योंकि वो भगौड़ा नहीं कहलवाना चाहता और वो रिंकू से कहता है कि तूने ये सब रायता फैलाया है तो तू ही साफ करेगा। डीएसपी घोष कल के बजाय आज ही क्राइम ब्रांच ऑफिस पहुंच जाते हैं और एएसआई सत्येंद्र से मिलते हैं और वहां पर टेक एक्सपर्ट सब इंस्पेक्टर राशि भी होती है। रिंकू पापा जी को समझाता है कि आपको मनाली से बाहर चले जाना चाहिए। डीएसपी सत्येंद्र से कहते हैं कि तुम मनाली जाओ और मिस्टर अटवाल के खिलाफ एक एफआईआर फाइल करो, मतलब पापा जी के खिलाफ। इंस्पेक्टर डोगरा रिंकू को कॉल करके बता देता है कि पापा जी के खिलाफ एफआईआर फाइल की गई है और थोड़े ही देर में डीएसपी रिजॉर्ट के सामने पहुंच जाता है पापा जी को अरेस्ट करने, और डोगरा को वहां देखकर डीएसपी उसे ताना मारने लगता है कि तुम तो रिंकू के बॉडीगार्ड हो, हमसे पहले यहाँ पहुंच जाते हो ताकि रिंकू और पापा जी को कुछ ना हो। इसके बाद वो लोग रिजॉर्ट के अंदर जाते हैं और उन्हें पहले रिंकू का सामना करना पड़ता है और हम देखते हैं कि पीछे के रास्ते से रिंकू और शेरा और बिलाल पापा जी और उसकी नर्स गीत को भगाने में लगे हुए थे। कांस्टेबल तुरंत डीएसपी को कॉल करके बता देता है कि पीछे के रास्ते कुछ देखने को मिला है। डीएसपी जाकर गाड़ी को चेक करते हैं जो गर्म था और कहते हैं कि पापा जी की उम्र हो गई है, वो ज्यादा दूर तो भाग के नहीं गए होंगे। दूसरी तरफ लकी और उसके लोग पापा जी को बाइक में बैठाकर वहां से ले जाते हैं। ये सब कुछ होता देखकर डीएसपी रिंकू से कहता है कि आज नहीं तो कल पापा जी को मैं अरेस्ट कर ही लूंगा। लकी और शेरा पापा जी और गीत को लेकर थोड़े दूर आते हैं और फिर एक कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। जब डीएसपी ऑफिस में होते हैं तो कांस्टेबल आकर उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जहां पर उन्हें पापा जी वाला कार देखने को मिल जाता है। रास्ता खराब होने की वजह से गाड़ी काफी उछल रही थी, जिस पर पापा जी चिल्लाने लगते हैं कि और उछल उछल के गाड़ी चला, मेरे तशरीफ में दर्द हो गया। फिर वो निकलते हैं टॉयलेट करने के लिए और रिंकू लकी को कॉल करके बता देता है कि डीएसपी ने हर जगह नाकाबंदी लगा दिया है, थोड़ा संभल कर रहना। पुलिस को गाड़ी तो मिल जाती है लेकिन उसमें उन्हें पापा जी नहीं मिलते और देखते हैं कि वो सभी लोग एक दूसरे ही गाड़ी में थे जहां पापा जी आराम से सो रहे थे क्योंकि गीत ने उन्हें नींद की गोली दे दी होती है और अब गीत और लकी आराम से एक साथ अपना वक्त बिता रहे थे। तेजी दमन से पूछ रही होती है कि अभी तुम्हें पापा जी का ख्याल रखना चाहिए, तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे। वो कहता है कि मैं किसी और काम में बिजी हूँ। बताता है कि वो रिजॉर्ट वाला बिजनेस बेचना चाहता है किसी दूसरे इन्वेस्टर को, और ये बात तेजी दीपिका को बता देती है और कहती है कि हमें दमन को रोकना होगा। फिर तेजी दमन के साथ इंटीमेट होने लगती है और लकी और गीत जब जागते हैं तो वो देखते हैं कि पापा जी गाड़ी में नहीं थे, जिससे वो लोग काफी पैनिक करने लगते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जीत का कुछ और ही प्लान था और वो एक आदमी बिलाल का फोन ऑन कर देती है ताकि पुलिस उन्हें ट्रैक कर पाए। लकी देखता है कि पापा जी पास में ही कुछ लोगों के साथ बैठकर गप्पे मार रहे थे, दारू पी रहे थे। क्राइम ब्रांच में उन्हें समझ आ जाता है कि बिलाल का फोन ऑन हुआ था और उन्हें ये पता चल जाता है कि वो लोग है कहाँ। डोगरा इस बारे में रिंकू को बता देता है और रिंकू तुरंत लकी को कॉल करके कहता है कि तुम लोगों का लोकेशन पुलिस को मिल गया। लकी बिलाल से पूछता है तेरा फोन कहाँ है। वो देखता है कि उसका फोन ऑन था। रिंकू उसे प्लान बताता है और तभी राशि देखती है कि वो लोग सभी वापस मनाली आ रहे थे। वो लोग ट्रैक करते हुए एक हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि पापा जी तो आईसीयू में हैं क्योंकि उन्हें चेस्ट पेन हुआ था। तेजी डीएसपी को लेकर आईसीयू में चली जाती है और वहां वो पापा जी को देखते हैं और तेजी डीएसपी से कह रही होती है कि आपको हमारी बातों पर यकीन क्यों नहीं होता। डीएसपी तेजी से कहते हैं कि तुम तो एकदम बदल गई हो, पहले जैसी नहीं रही, तुम परिवार वालों को तो फिल्म में होना चाहिए। डीएसपी पापा जी से कहते हैं कि आपका ड्रामा तो बहुत अच्छा है। बाहर आकर वो सभी से यही बोलने लगता है कि पापा जी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, उन्हें ऑस्कर जरूर मिलेगा, ऑस्कर नहीं मिला तो तिहार तो जरूर मिलेगा। वो तुरंत पापा जी को अरेस्ट करने वाले थे कि तभी उनका लॉयर सुंदरलाल डॉक्टर का रिपोर्ट उन्हें दिखा देता है और रिंकू उन लोगों को बाहर जाने को बोलता है। बाहर जाकर डीएसपी ये नोटिस कर लेते हैं कि लकी पापा जी की नर्स गीत को पसंद करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेरा बिलाल को गोली मार देता है और वो रिंकू को बताता है कि मैंने ड्रग डीलर मल्होत्रा के बारे में काफी कुछ पता किया। डीएसपी राशि से कहते हैं कि गीत के बारे में और पता लगाओ, वो पापा जी की नर्स कैसे बनी।
रिंकू मल्होत्रा का एक ट्रक रुकवाता है और उस ड्राइवर को पकड़ता है और उसे बहुत टॉर्चर करता है और कहता है कि अपने मालिक से जाकर कह देना कि ड्रग्स के धंधे में अटवाल खानदान के आसपास कोई और नहीं टिक सकता। तेजी रिंकू को देखती है जंगल की तरफ जाते हुए और वो उसका पीछा करने लगती है और रिंकू एक घर में जाता है जहाँ वो किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सलोनी थी, जिसके साथ वो अक्सर उछल कूद मचाता है, जिसे देखकर तेजी भी हैरान हो गई थी। अब अगले दिन डीएसपी फिर से हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वहां तो पापा जी मस्त दारू पी रहे थे और पार्टी कर रहे थे। डीएसपी को देखकर पापा जी चिल्लाने लगते हैं कि दरवाजा बंद करके रखना चाहिए था। अब ये देखकर वहां पर रिंकू लॉयर को लेकर पहुंच जाता है और लॉयर डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाता है और कहता है कि आप लोग पापा जी को नहीं ले जा सकते, लेकिन अब तो उनके पास सेशन कोर्ट का ऑर्डर था, इसलिए रिंकू चाह कर भी उन्हें रोक नहीं सकता था और वो लोग पापा जी को अरेस्ट करके ले जाते हैं। दूसरी तरफ तेजी सलोनी से जाकर मिलती है और तेजी कहने लगती है कि चाहे दुनिया इधर की उधर ही क्यों ना हो जाए, तुम जरूर जिंदा रहोगी क्योंकि तुम किसी भी हद तक जा सकती हो। सलोनी को वहां पर बांध करके रखा गया था ताकि वो भाग ना पाए और वो तेजी से मदद मांगती है कि मुझे यहाँ से निकलने में तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगी, हम दोनों दोस्त हुआ करते थे। मगर तेजी इस पर हंसती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मुस्कान की अमन की माँ और बुआ को पता चलता है कि पापा जी को अरेस्ट कर लिया गया है मर्डर के इल्जाम में। डीएसपी रिपोर्टर से बात करते हुए कह देते हैं कि अटवाल खानदान का मौसम थोड़ा सा खराब चल रहा है और अगर पापा जी दोषी पाए गए तो उन्हें उम्र कैद की सजा होगी। फिलहाल के लिए पापा जी को मेडिकल वार्ड में रखा जाता है क्योंकि उनकी हालत थोड़ी सी खराब हो गई थी और वो अपने वकील बजाज पर हमला करने लगता है क्योंकि उसके वजह से वो यहाँ पर फंस गया। डीएसपी कमलेश से मिलते हैं जो पापा जी के खिलाफ कोर्ट में लड़ने वाला है और वो डीएसपी को समझा रहा होता है कि आपके पास जो वीडियो है सिर्फ उससे काम नहीं बनने वाला, मगर डीएसपी उसे समझाते हैं शांत रहने और वादा करते हैं कि पापा जी को जेल जरूर होगी। राशि डीएसपी को बताती है कि वो जीत के बारे में छानबीन की थी लेकिन उसे कुछ भी शक करने जैसा कुछ नहीं मिला, लड़की एकदम क्लीन है। डीएसपी कहता है मैं खुद पता लगा लूंगा कि वो क्लीन है या क्लीन करवाया गया है। फिर हम गीत को देखते हैं जो प्रेग्नेंट मुस्कान की देखभाल कर रही थी और उसे कह रही होती है कि जब भी मैं बाहर किसी को बताती हूँ कि मैं अटवाल खानदान के लिए काम करती हूँ तो लोग थोड़ा डर जाते हैं। मुस्कान कहती है कि लोगों का काम ही है बातें बनाना, वो तो कुछ भी बोलेंगे। रिंकू लकी को कॉल करने के बाद वो तुरंत फैक्ट्री पहुंच जाता है जहाँ लकी को गन पॉइंट पे पकड़ के रखा गया था। फिर वहां पर राजीव मल्होत्रा आता है, वही जो अपना ड्रग बिजनेस चलाता है मनाली में। वो रिंकू से पूछता है क्या तू अकेले अपना ड्रग्स बिजनेस चलाना चाहता है, मगर रिंकू कॉन्फिडेंट होकर कहता है कि वो अकेले ये सब संभाल लेगा। राजीव उसे डील करता है कि दोनों एक साथ भी काम कर सकते हैं। दमन तेजी को आकर बताता है कि उसका रिजॉर्ट वाला डील कैंसिल हो गया और तेजी उसे झूठा दिलासा देने लगती है कि स्ट्रेस मत लो और तुम्हें दूसरा इन्वेस्टर मिल जाएगा। खैर दमन को रिंकू का कॉल आता है और वो तुरंत अपना बंदूक लेकर निकलता है। डीएसपी सत्येंद्र दोनों भूषण नाम के आदमी से मिलते हैं जो भी उस दिन पार्टी में था जब पापा जी ने उस आदिवासी लड़की को गोली मारा था और डीएसपी भूषण को अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं और पापा जी के खिलाफ गवाही देने को बोलते हैं। बदले में वो लोग भूषण को प्रोटेक्शन देंगे। गीत बाजार में एक आदमी से मिलती है और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और यहाँ गीत उस आदमी को अटवाल खानदान के बारे में सारी बात बताती है और कहने लगती है कि जेरी और आइजैक मर चुके हैं और रिंकू समर्थ के पीछे पड़ा हुआ है। गीत कुछ लोगों से बच के भाग रही थी जो उसका पीछा कर रहे थे और तभी उसके सामने डीएसपी आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो रिंकू के लिए काम करता है और उसके कैद में समर्थ था जो उस आदमी से लड़ने लगता है और आखिर में एक गोली चल जाती है। दूसरी तरफ डीएसपी गीत से पूछता है मुझे पता है तुम नर्स नहीं हो, कौन हो तुम और तुम अटवाल के घर में क्या कर रही हो। रिंकू आकर देखता है कि उसका आदमी मर चुका था और समर्थ भाग चुका है। गीत कबूल करती है कि वो अंडर कवर नारकोटिक्स एजेंट है और जब डीएसपी उसे कहते हैं तो फिर हमें एक साथ काम करना चाहिए तो गीत मना कर देती है। कहती है मैं आपकी वजह से अपना यह मिशन दांव पे नहीं लगाना चाहती, बहुत ही मुश्किल से मैंने उनके घर के अंदर अपना बेस बनाया है, उनका भरोसा जीता है। वो वहां से चली जाती है और तभी डीएसपी को समर्थ का कॉल आता है जो काफी घायल हो चुका था और डीएसपी को वो बता देता है मेरी मदद करने और मेरे पास पापा जी के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत है और उनके खिलाफ काफी सारे डॉक्यूमेंट हैं, पैसे कहां से कहां ट्रांसफर होते हैं सब कुछ। रिंकू समर्थ को ढूंढने लगता है पूरे जंगल में और समर्थ छुपकर डीएसपी को कॉल करता है और कहता है कि मैंने आपको एक लोकेशन भेजा है, वहाँ एक चिप है जिसमें अटवाल के खिलाफ सारा सबूत है। फिर आखिर में रिंकू और उसके लोग समर्थ को ढूंढ लेते हैं और उस पर गोली चलाने लगते हैं और वो लोग समर्थ को पकड़ लेते हैं और रिंकू और दमन के सामने समर्थ कहने लगता है कि तेजी तुम लोगों के साथ नहीं है, वो तो धोखा देने में सबसे बड़ी एक्सपर्ट है, वो तुम्हारे पीछे तुम्हारे लिए कब्रें खोद रही होगी।
गुस्से में दमन उसे गोली मार देता है और डीएसपी वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें भी गोली की आवाज सुनाई देती है और वो आकर देखते हैं कि समर्थ मर चुका था। तेजी सलोनी से बात करने जाती है और सलोनी उसे कहती है कि मैं चाहूँ तो तुम्हारी मदद कर सकती हूँ और अगर तुम चाहो तो पापा जी पुलिस के कस्टडी से बाहर कभी नहीं आएंगे। तेजी उसे पूछती है क्या तुमने आदिवासी लड़की कनक को मरते हुए देखा? वो कहती है नहीं, मगर ऋषि ने देखा था और ऋषि को मरते हुए मैंने देखा। वो तेजी से कहती है क्या तुम रिंकू को बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहती? अब पुलिस की टीम उस लोकेशन तक पहुंच जाती है जहां समर्थ ने इंफॉर्मेशन छुपाया था और आखिरकार डीएसपी को पेड़ के तने के अंदर एक छोटा सा डिब्बा मिलता है जिसके अंदर चिप होता है और सलोनी रिंकू के कैद से आजाद होकर भाग जाती है। पापा जी को उनके तकिए के नीचे एक कड़ा मिलता है जिसमें कुछ लिखा हुआ था। दूसरी तरफ कुल्लू के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रायल शुरू हो जाता है और वहां पर पापा जी का वकील बजाज जज के सामने कहने लगता है कि वो जो वीडियो है वो फेक है और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, कोई भी किसी का भी चेहरा चिपका कर वीडियो बना सकता है। कमलेश कहता है कि तब तक रिपोर्ट आने का वेट कर लीजिए, मगर पापा जी का वकील कहता है कि पापा जी की तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए उन्हें पुलिस के कस्टडी में ना रखा जाए। इसके बाद जज उन्हें बेल दे देते हैं और कहते हैं कि जब तक वर्डिक्ट नहीं आता पापा जी शहर छोड़कर नहीं जा सकते और अगला ट्रायल 2 हफ्ते के बाद होगा। इसके बाद डीएसपी एम्बैरस हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने जो सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ और मीडिया वालों के सवालों से वो भाग रहे थे। तो वहीं मीडिया में ये बताया जाता है कि पापा जी को 2 दिन के लिए पुलिस के कस्टडी में रखा गया और ऐसा लगता है कि डीएसपी अपना कोई एजेंडा चला रहे हैं। ये खबर भी दिखाया जाता है कि डीएसपी अल्कोहलिक है और उनके इन्हीं आदत के वजह से उनके परिवार ने उन्हें छोड़ दिया। क्राइम ब्रांच में सभी ये खबर सुन रहे थे और वकील कमलेश्वर लोगों से कहता है कि इन सब पर ध्यान मत दीजिए, वैसे भी हमें फॉरेंसिक रिपोर्ट चाहिए होगी, हम वीडियो के आधार पर ज्यादा समय के लिए नहीं लड़ सकते। लेकिन राशि बताती है कि लैब में कोई मेल फंक्शन हुआ है इसलिए 2-4 दिन और समय लगेगा और उन्हें जो चिप मिला है वो कुछ ज्यादा ही एनक्रिप्टेड है जिसे ओपन करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा और उनकी गवाह की बात की जाए तो वो उनके प्रोटेक्शन में है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही भूषण अपने घर पर आता है वो देखता है कि उसकी पत्नी प्रीति मर चुकी थी। फिर वहां पर रिंकू पहुंच जाता है जो भूषण को मार देता है। पापा जी 2 दिन के बाद घर आए थे तो तेजी उनके लिए उनका मनपसंद ड्रिंक देती है पीने के लिए और ये देखकर मुस्कान तेजी से झगड़ने लगती है। तभी रिंकू आकर कहता है कि समर्थ का उसने काम तमाम कर दिया और ये करने वाला था दमन। ये सुनकर तो पापा जी का सीना चौड़ा हो जाता है ये कहकर कि उसके बेटे में हिम्मत आ गई। लकी आकर रिंकू को बताता है कि सलोनी भाग गई है और सलोनी रास्ते पर पहुंच जाती है और वहां से वो गाड़ी से लिफ्ट मांगती है। दूसरी तरफ डीएसपी भूषण के घर पहुंच जाते हैं और वहां पर वो इंस्पेक्टर डोगरा को देखते हैं जो डीएसपी को बता देता है कि भूषण ने पहले अपनी पत्नी को मारा क्योंकि उसका किसी और से अफेयर चल रहा था, फिर उसने अपनी पत्नी के लवर को मार डाला और फिर खुद को मार डाला। अब इस झूठी कहानी पर डीएसपी को यकीन नहीं हो रहा था। दमन को एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन होटल ओनर रतन का फोन आता है जो विदेश में अपना एनालियोर नाम का होटल चेन चलाता है और वो इंडिया में भी अपना ब्रांच एक्सपेंड करना चाहता था। इसके लिए दमन तुरंत मान जाता है। पापा जी उस कड़े के बारे में सोच रहे थे कि आखिर ये है किसका। दूसरी तरफ डीएसपी को मन कर रहा था कि पूरे अटवल खानदान को बम से उड़ा दे। तभी सलोनी उनसे मिलने के लिए आती है। रिंकू तेजी से बात करता है और उसे धमकाता है कि अगर आपने सलोनी को भागने में मदद की है तो वो तो मरेगी ही, साथ साथ आपका भी टिकट कटेगा। मगर वो कहती है कि सलोनी जिंदा है, मुझे तो पता ही नहीं था। सलोनी डीएसपी से मदद मांगती है उसकी जान बचाने के लिए और वो सब कुछ बताने लगती है कि रिंकू उसे बहुत टॉर्चर करता था, हर दिन उसका रेप करता था और वो वहां नहीं जाना चाहती। तेजी के मदद से वो वहां से भाग निकली। रिंकू को पता चलेगा तो वो तेजी को भी मार डालेगा। सलोनी उनसे कहती है कि शादी में जो भी हादसा हुआ था मैं उसकी आई विटनेस हूँ, मैं टेस्टिमनी देने के लिए तैयार हूँ। सत्येंद्र सलोनी पर भरोसा करना चाहता है मगर डीएसपी उसे कहते हैं कि ये लड़की नहीं है, 2 सिर वाला सांप है, कहाँ से किसको काटेगी तुम्हें भी नहीं समझ आएगा। और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो लोग करेंगे क्या। और गीत लकी से बात करते हुए कह रही होती है कि सुना है रिंकू ने सलोनी को कैद करके रखा था। वो उसे समझाने लगती है कि रिंकू बहुत खतरनाक इंसान है, मगर लकी कहता है कि ये परिवार मेरे परिवार जैसा है। मगर गीत उसे याद दिलाती है कि इसी परिवार के लिए तूने अपने भाई को मार डाला था। वो लकी से कहती है कि उनके फ्यूचर के बारे में सोचने। रिंकू राजीव मल्होत्रा से मिलने के लिए पहुंचता है और वहां राजीव उससे कह रहा होता है कि पहले मैं भी तुम्हारी तरह था,
अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता था, लेकिन ऐसे में खुद का नुकसान होता है। खैर, तुमने डील के बारे में क्या सोचा? रिंकू से पूछता है कि आप कितना पैसा लगाइएगा, तो वो कहता है तुम्हें कितना चाहिए? रिंकू कहता है 1000 करोड़। राजीव कहता है समझो मैंने दे दिया, लेकिन उसके लिए तुम्हें बदले में कुछ कोलैटरल मेरे पास रखना होगा। गीत से मिलने के लिए डीएसपी पहुंच जाते हैं और डोगरा रिंकू को कॉल करके बता देता है कि सलोनी डीएसपी से मिलने गई थी। गीत डीएसपी के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहती, इसलिए डीएसपी को मजबूरन वायलेंस का रास्ता अपनाना पड़ता है। दूसरी तरफ वकील बजाज कहने लगता है कि सलोनी की टीम उस दिन सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी, तो वो उनकी प्राइम विटनेस बन सकती है, लेकिन चिंता करने की बात नहीं, मैं सब कुछ संभालूंगा। उनके जाने के बाद रिंकू दमन और तेजी को बता देता है कि उसके बिजनेस के लिए एक नया पार्टी मिला है, लेकिन बदले में कोलैटरल रखना पड़ेगा। और रिंकू कहता है कि हिमाचल में जो हमारा जमीन है उसकी कागजात उन्हें दे देते हैं। दमन मना करता है और कहता है कि ये बहुत बड़ा रिस्क है क्योंकि ये बिजनेस इलीगल है। वो कहता है कि मुझे एक इंटरनेशनल पार्टी मिली है जो हमारे रिजॉर्ट में इन्वेस्ट करना चाहती है, तो फिलहाल आप बस किसी तरह उसे टालते रहिए। मगर रिंकू कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। मुस्कान को काफी अजीब लग रहा था क्योंकि गीत सुबह से पापा जी की देखभाल करने आई नहीं, यहाँ तक कि उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। डीएसपी लकी से मिलता है और उसे दिखाता है कि गीत उनके कब्जे में है। वो ये भी बताता है कि गीत तुम लोगों से कुछ छुपा रही है, फुर्सत में उसे पूछ लेना। डीएसपी उसे कहता है कि मुझे कनक की बॉडी चाहिए। दूसरी तरफ रिंकू से मिलने के लिए तेजी आती है और उससे नई पार्टी के बारे में पूछती है और बताती है कि मैं दमन को कन्विंस कर सकती हूँ प्रॉपर्टी के पेपर्स गिरवी रखने के लिए। रिंकू से पूछता है कि आपको बदले में कुछ तो चाहिए होगा। वो कहती है बिजनेस में पार्टनरशिप चाहिए। फिर वहाँ पर मुस्कान आ जाती है और मुस्कान कहती है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन गीत अभी तक नहीं आई। रिंकू को लग रहा था कि वो जरूर लकी के साथ होगी। वो तुरंत शेरा को कॉल करता है और उसे भी नहीं पता लकी कहाँ है। डीएसपी और बाकी लोगों को कनक की डेड बॉडी मिल जाती है जिसे वो लोग लैब भिजवाना चाहते हैं और जगदीप नाम का कांस्टेबल था, वो इंस्पेक्टर डोगरा को कॉल करके बता देता है कि डीएसपी को कनक की बॉडी मिल गई है। और राजीव मल्होत्रा अटवाल खानदान पर कैमरा के जरिए नजर रखे हुए था। कनक की बॉडी मिल जाने के बाद रिंकू बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो अपने साथियों से पूछने लगता है कि किसने पुलिस को बताया। लकी डर के मारे कुछ नहीं बोलता और रिंकू उन लोगों से कह देता है कि जिसने भी बताया है सजा तो भुगतेगा। लकी तुरंत गीत से मिलने के लिए जाता है और दोनों गले मिलते हैं और लकी उसे कहता है कि ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे अगर उन्हें पता चल गया कि डीएसपी हमसे मिलने के लिए आया था और बॉडी के बारे में मैंने डीएसपी को बताया है। वो गीत से कहता है कि पुलिस वाला कह रहा था तेरा कोई सीक्रेट है। इसके बाद गीत बता देती है कि वो एक नारकोटिक्स ऑफिसर है, लेकिन वो अब सच में लकी से प्यार करने लगी थी और उसे मनाली से निकल जाने के ऑर्डर्स भी आ चुके हैं। लकी उसे कहता है कि तू यहाँ से चली जाए इससे पहले कि मेरे हाथों फिर से किसी का खून हो जाए जिससे मैं प्यार करता हूँ। गीत उसे कहती है उसके साथ चलने, क्योंकि अगर लकी यहाँ रहेगा तो रिंकू उसका इस्तेमाल करते रहेगा। गीत वहाँ से चली जाती है ये कहकर कि वो लकी का इंतजार करेगी। वेस्ट बंगाल से डीएसपी को सुब्रोतो का फोन आता है जो बताता है कि उसे कनक के परिवार वाले मिल गए, जिस पर डीएसपी काफी खुश होता है क्योंकि अब डीएनए सैंपल आसानी से मिल जाएगा और उसे समझा देता है किसी पर भरोसा मत करना। वकील बजाज दमन के साथ रिहर्सल कर रहा होता है कि कोर्ट में बोलना क्या है। फिर ट्रायल शुरू होता है और दमन को कटघरे में बुलाया जाता है और कमलेश जो पापा के खिलाफ लड़ रहा है वो सवाल पूछने लगता है कि क्या आपने कनक का मर्डर होते हुए देखा। दमन किसी तरह सवाल को टालते रहता है और कहता है कि वो पार्टी से पहले ही अपने पापा जी को लेकर चला गया था, तो हादसे के बारे में उसे कुछ नहीं पता। मगर कमलेश कहता है कि रिजॉर्ट से ही हॉस्पिटल में कॉल गया था एम्बुलेंस बुलाने के लिए और आप कह रहे हैं कि कोई हादसा नहीं हुआ था। कमलेश दमन से पूछता है कोई तो होगा जो आपकी कहानी को वेरीफाई कर पाए, शादी का घर था, कोई तो होना चाहिए। दमन तेजी का नाम लेता है और कहता है कि वो मेरे साथ थी। वकील फिर उसे सवाल पूछता है कि 10:40 में तेजी को आपका कॉल गया था, अगर आप दोनों साथ थे तो वो आपको कॉल क्यों कर रही थी। अब आज का ट्रायल यहीं खत्म होता है और पापा जी को वहाँ पर एक रुमाल मिलता है जिसमें एक डिजाइन बना हुआ था। कोर्ट के बाहर मीडिया पहुंची हुई थी और वकील बजाज उन लोगों से कहने लगता है कि पापा जी को फंसाया जा रहा है, किसी भी डेड बॉडी को उठाकर ले आते हैं और कहते हैं ये कनक की बॉडी है, तो क्या हम मान लेंगे। दूसरी तरफ पापा जी रुमाल को देखकर किसी औरत को याद करने लगते हैं और सुंदरबन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कनक के परिवार से मिलने जाता है और उन्हें कहता है कि कनक आप दोनों को बुला रही है, वो आप लोगों से मिलना चाहती है। दूसरी तरफ रिंकू
रिंकू के लोग गीत को पकड़ लेते हैं। फिर वो लकी को कॉल करता है। सुब्रतो कनक के परिवार के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि घर पे कोई नहीं था और डीएसपी को वो सब कुछ बता देता है। राशि कहती है लगता है रिंकू के लोगों को पता चल गया कि हमें बॉडी वेरीफाई करने के लिए डीएनए की जरूरत होगी, इसीलिए उन्हें गायब कर दिया गया। डीएसपी सुब्रतो को समझाता है कि परिवार उस घर में बहुत सालों से रह रहे हैं, कुछ तो मिलेगा, लेकिन वो कहता है अच्छी तरीके से घर को साफ कर दिया गया है, कुछ नहीं मिलने वाला। लकी पहुंचकर देखता है कि मुस्कान गीत को पीट रही थी और रिंकू से कह रही होती है कि इसे यहीं खत्म कर देने। मुस्कान के जाने के बाद वो लोग लकी के सामने गीत के कपड़े उतारने लगते हैं और लकी बंदूक निकालकर खुद गीत को गोली मार देता है। इसके बाद वो अपना बंदूक रिंकू पर तान देता है और उसे रिंकू पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर इस बारे में गीत उसे वार्निंग दे चुकी थी कि यही होने वाला है। वो गीत को पकड़ के रोने लगता है और वो आसानी से अब रिंकू को माफ नहीं करने वाला था। राशि बताती है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में और कुछ दिन का वक्त लगेगा, मगर 2 दिन के बाद ही ट्रायल था। और तभी लकी डीएसपी को कॉल करता है। गीत से वो सच्चा प्यार करता था, इसीलिए वो अंदर से बिल्कुल टूट चुका था और डीएसपी गीत के मरने का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं। लकी डीएसपी से कहता है कि आप और रिंकू बिल्कुल एक जैसे हैं। गीत की किस्मत तो उसी दिन फूट चुकी थी जब मैं उसकी जिंदगी में आया। डीएसपी उसकी मदद करना चाहते हैं और लकी उनसे रिक्वेस्ट करता है कि गीत की बॉडी आप उनके परिवार वालों को पहुंचा दीजिए। अगले दिन ट्रायल में बुलाया जाता है तेजी को और तेजी भी बहुत चालाकी से जवाब देती है कि जब उस लड़की का मर्डर हुआ था तब पापा जी और दमन उसके साथ ही थे और हो सकता है कि गलती से दमन को कॉल लग गया होगा क्योंकि वो उसका पति है, तो दमन का नंबर फोन में उसका सबसे ऊपर रहता है। इसके बाद कमलेश जज से कहता है कि वो एक ऐसा एविडेंस पेश करना चाहता है जिससे साबित हो जाएगा कि डेड बॉडी कनक की है। सभी लोग घबराने लगते हैं और देखते हैं कि डीएसपी ने सुब्रतो से कहा था जाकर बाथरूम के ड्रेन को चेक करने, क्योंकि वहां पर रिंकू के लोग नहीं पहुंचे होंगे। वहां से उन्हें हेयर सैंपल मिल जाता है और यहाँ कोर्ट में ये प्रूफ हो जाता है कि यह बॉडी कनक की है। ट्रायल खत्म होने के बाद उन्हें वीडियो का भी रिपोर्ट मिल जाता है कि वीडियो जेन्युइन है, फेक नहीं। ये सब कुछ राजवीर अपने न्यूज चैनल पर देख रहा था। उसके बाद वो रिंकू को कॉल करता है और मिलने के लिए बुलाता है और डीएसपी सलोनी से मिलते हैं और उसे भरोसा दिलाते हैं कि सब कुछ सही हो रहा है। मगर सलोनी को पता है कि अटवल खानदान जहाँ पर हो और वहाँ पर सब कुछ सही हो, ऐसा नहीं हो सकता। जो सही होते हैं उसे ही यहाँ गोली लगती है। लेकिन डीएसपी उसे थोड़ा सा हिम्मत और भरोसा दिखाने को बोलते हैं। अगर सलोनी उसका साथ देगी तो दोनों मिलकर अटवाल खानदान को बर्बाद कर सकते हैं। रिंकू राजवीर से मिलने जाता है तो वहाँ उसकी मुलाकात दीपिका से भी होती है। पता चलता है कि वो मल्होत्रा की एडवाइजर है। दमन वहाँ बताता है कि वो अपना हिमाचल का प्रॉपर्टी कोलैटरल रखना चाहता है जिसकी कीमत तकरीबन 1000 करोड़ रुपए है। ये सुनकर राजवीर दोनों से पूछता है कि आगे चलकर ये बिजनेस तुम दोनों में से टेक ओवर कौन करेगा। 1000 करोड़ का सवाल है, पूछना तो पड़ेगा। रिंकू कहता है कि हमारे खानदान में बिजनेस को लेकर कभी झगड़ा नहीं होता। अगले दिन ट्रायल के लिए सलोनी को भी ले जाया जाता है क्योंकि वो गवाही देने वाली थी कि इतने में उन्हें बीच सड़क में एक पीले रंग की गाड़ी देखने को मिलती है जहाँ से कुछ लोग निकलते हैं और जिस गाड़ी में सलोनी और सत्येंद्र होते हैं उसमें वो ताबड़तोड़ गोली चलाने लगते हैं। डीएसपी और आशी जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उनका साथी सत्येंद्र मारा गया। दूसरी तरफ कोर्ट में जब वीडियो का रिपोर्ट जज को दिखाया जाता है तो जज बोलते हैं कि यहाँ तो साफ साफ लिखा हुआ है कि वीडियो फेक है। कमलेश हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि जरूर लैब में किसी ने चेंज कर दिया होगा रिपोर्ट। मगर बजाज हंसते हुए कहता है कि ये रिपोर्ट गवर्नमेंट लैब का है, मतलब आपके हिसाब से सरकारी कर्मचारी करप्ट हैं। और बजाज जज के सामने कहने लगता है कि ऋषि जो अभी इस दुनिया में नहीं है उसी ने कनक का मर्डर किया। इसके बाद कमलेश कहने लगता है कि मैं उस चश्मदीद को पेश करना चाहता हूँ जिसने मर्डर को अपनी आंखों से होते हुए देखा। फिर कोर्ट में डीएसपी सलोनी को लेकर पहुंचते हैं और देखते हैं कि सलोनी उस गाड़ी में नहीं थी जब उस गाड़ी पर हमला हुआ, इसलिए वो बच गई क्योंकि बीच रास्ते में ही गाड़ी को चेंज करवा दिया गया था। जिसे देखकर रिंकू, पापा जी सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि ये लड़की जिंदा कैसे है। अब कटघरे में खड़े होकर वो कहने लगती है कि वो और उसकी टीम गई हुई थी शादी में वीडियोग्राफी करने के लिए और वहाँ पर इसी लड़की कनक को मार दिया गया था। वहाँ पर एम्बुलेंस भी आई थी। फिर वहाँ पर वही वीडियो चलाया जाता है जिस पर सलोनी एकदम से पलट जाती है और कहती है ये सब होने से पहले पापा जी वहां से जा चुके थे, इसलिए उनका इस मर्डर में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और कहती है ये वीडियो डीप फेक वीडियो है। ये देखकर कमलेश और डीएसपी का सिर घूम जाता है और डीएसपी सलोनी के ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो, तुम फिर से उन्हें बचाने की कोशिश क्यों कर रही हो। उन्हें कोर्ट से बाहर निकाल दिया जाता है और ये सब होता देखकर रिंकू और पापा जी बहुत खुश थे। फिर रिंकू बाहर जाकर मीडिया को बताने लगता है कि डीएसपी ने ही इस केस को बंद करा दिया था, ये बोलकर के ऋषि ने कनक को मारा, तो फिर ये दोबारा यहाँ क्यों आए हैं। राजवीर जो न्यूज टीवी पर देख रहा था और कहता है कि इन दोनों को जेल में मारकर मजा थोड़ी आता।
और दीपिका से कहता है समय आ चुका है। डीएसपी ने अपने साथी को खोया है, उल्टा उसके साथ धोखा भी हुआ। राशि जाकर उसे बताती है कि जगदीप नाम का कांस्टेबल डोगरा को सब कुछ बता रहा था, जो रिंकू के लिए काम करता है और वही गाड़ी चला रहा था। अभी तो वो फरार है लेकिन जल्द पकड़ा जाएगा। फिर राशि सत्येंद्र के बॉडी को देखकर रोने लगती है। अब ढोल नगारों के साथ पापा जी का रिजॉर्ट पर स्वागत किया जाता है और वहाँ पर रिंकू भी काफी खुश था, क्योंकि एक झटके में अब उनके सारे दुश्मन खत्म हो चुके थे। और खुशी दुगनी है क्योंकि मुस्कान प्रेग्नेंट है। रिंकू तेजी को अपने साथ बुलाता है और वो लोग सलोनी से मिलते हैं। वो कहती है कि वो रिंकू के साथ मिलकर तेजी से बदला ली है। फिर हम देखते हैं कि जब सीजन 2 में रिंकू सलोनी और शाश्वत को पकड़ लेता है तो दोनों रिंकू से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लोग कोई सेटलमेंट कर लेते हैं, उन्हें मारने की जरूरत नहीं। मगर रिंकू शाश्वत को वहीं गोली मार देता है और ये देखकर सलोनी अपने घुटनों पर बैठ जाती है और कहने लगती है कि तेजी तुम लोगों के घर में घुसी हुई है और वो किसी के भरोसे लायक नहीं है, वो परिवार को खत्म कर देगी। इसीलिए मैं तेजी की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उसने मुझे भी धोखा दिया। और अगर आपको लगे कि मैं गलत हूँ तो मुझे कभी भी गोली मार देना। ये सुनकर तेजी हैरान थी और रिंकू से कहता है कि मैं दमन के वजह से आपको मार नहीं रहा। जब पापा जी और दमन को ये पता चलेगा कि आपने सलोनी को भागने में मदद की है तो दमन खुद आपको गोली मारेगा। राशि और डीएसपी एक दूसरे से बात कर रहे थे और सत्येंद्र को याद करते हैं, जो उनके बीच नहीं रहा। वो लोग सोच लेते हैं कि वो डोगरा और जगदीप को हल्के में नहीं लेंगे। दूसरी तरफ रिजॉर्ट में रिंकू और मुस्कान के नाम पर पार्टी चल रही थी और सभी लोग बहुत खुश थे। पापा जी जैसे ही अपने कमरे में आते हैं तो उन्हें वहां पर एक नेकलेस देखने को मिलता है, जो भी उसी औरत का था, जिसको याद करके वो काफी डर जाते हैं। और उनकी पत्नी आकर उन्हें समझाती है कि मरे हुए लोग वापस नहीं आते, ऐसी पुरानी ज्वेलरी बाजार में बहुत मिलते हैं, बेकार में टेंशन मत लो। दमन बता रहा होता है कि होटल वाला डील फाइनल हो चुका है और फॉर्मेलिटीज पूरे होते ही वो और तेजी अमेरिका के लिए निकल जाएंगे। रिंकू दोनों को यहीं रुकने को बोलता है क्योंकि अब तो उनके दुश्मन भी खत्म हो चुके हैं। पापा जी डोगरा से मिलते हैं और कहते हैं कि तेरे लिए एक काम है। वो उसे पूछते हैं कि रिजॉर्ट के पीछे वाली जमीन तुझे चाहिए कि नहीं। अब डोगरा मना तो नहीं करता और पापा जी उसे कहते हैं कि अगर तूने इस बारे में किसी को भी बताया तो तुझे मारकर वहीं दफना दूंगा। पापा जी कहते हैं महेंद्र सिंह के बारे में पता करने, जो 28 साल पहले होशियारपुर जेल गया था। राशि दिन रात काम कर रही थी उस चिप को क्रैक करने के लिए, इसलिए डीएसपी उसे कहते हैं थोड़ा सा ब्रेक ले लो और वॉक पे जाओ। अब अगले दिन पापा जी सभी को बताने लगते हैं कि वो काम से रिटायर नहीं होने वाले, उन्हें तो अभी बहुत काम करना है। ये सुनकर रिंकू काफी खुश होता है। दमन बताने लगता है कि मैंने रिजॉर्ट के लिए एक डील किया है, मगर पापा जी दमन की बात नहीं सुनते और कहते हैं कि हम कुछ बेचेंगे नहीं। गुस्से में दमन वहां से चला जाता है और पापा जी कहते हैं कि वो राजवीर मल्होत्रा से मिलना चाहता है। तेजी दमन को समझा रही होती है रतन के बारे में पापा से बात तो करो, ऐसे ही मुंह मोड़ कर क्यों चले जा रहे हो, अगर ये डील अटक गई तो हम यहाँ फंस के रह जाएंगे। दूसरी तरफ राशि समर्थ का दिया हुआ जो चिप था उसे क्रैक कर लेती है और ओपन कर लेती है। दमन रतन को कॉल करके उसे थोड़ा और समय मांगता है, जिस पर दोनों में थोड़ी सी कहासुनी हो जाती है। फिर रतन दीपिका को कॉल करके कह देता है कि दमन को मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो अभी डील के लिए मान ही नहीं रहा। दूसरी तरफ राजवीर रिंकू को कागजात देता है साइन करने के लिए और कहता है कि पापा जी आपसे मिलना चाहते हैं फेस टू फेस और वही ये डील करेंगे। राजवीर गुस्सा हो जाता है कि मैं डील तुमसे करना चाहता था, ना कि पापा जी से। रिंकू कहता है कि मैं आपसे परमिशन नहीं मांग रहा, बता रहा हूँ। रिंकू के जाने के बाद वो दीपिका से कहता है तेजी को कॉल करो। पापा जी के लिए एक नई नर्स को बुलाया जाता है जिसका नाम है कविता, जिसे देखकर पापा जी को कुछ होने लगता है। उसे वो पुरानी औरत याद आने लगती है। तेजी मल्होत्रा और दीपिका से मिलने आती है और उनसे कह रही होती है कि मैंने दमन को समझाने की बहुत कोशिश की रिजॉर्ट के कागज गिरवी रख देने, मगर वो मान ही नहीं रहा। मैं तो सब कुछ दीपिका को बताते रहती थी। दीपिका उसे पूछती है सलोनी को आजाद करने के लिए मैंने कहा था, खुद का दिमाग क्यों लड़ाती हो। तेजी कहती है मुझे लगा था कि हम लोग जीत सकते हैं। दूसरी तरफ डीएसपी को पता चलता है कि समर्थ एजरा एशर फार्मा कंपनी का सारा एसेट राजवीर मल्होत्रा को ट्रांसफर कर चुका था। दीपिका के पास तेजी के खिलाफ बहुत तगड़ा सबूत है, जो सामने आ गया तो रिंकू तेजी को नहीं छोड़ेगा। इसीलिए वो लोग तेजी को ऑर्डर देते हैं और उन्हें हिमाचल के प्रॉपर्टीज के पेपर्स और एजरा एशर के ड्रग्स का फॉर्मूला लाने को बोलते हैं। डीएसपी को पता चलता है कि राजवीर मल्होत्रा पापा जी का बहुत बड़ा दुश्मन है और राजवीर मल्होत्रा कसम खाता है कि वो पापा जी और उसके खानदान का सब कुछ खत्म कर देगा। रात भर काम करने के बाद राशि को राजवीर के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है कि वो कनाडा में बहुत साल पहले रहा करता था और वहाँ वो इलीगल बिजनेस करता था।
12 साल पहले वो पकड़ा गया क्योंकि वो एक नाइट क्लब में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का रैकेट चला रहा था और उसी नाइट क्लब में पुलिस रेड मारती है, काफी लोग मारे भी जाते हैं मगर राजवीर बच निकलता है। कई समय तक वो लोगों के सामने नहीं आया और वो लोगों से बच के इंडिया में हिमाचल प्रदेश के मनाली में दोबारा से अपना इलीगल बिजनेस चला रहा है। लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन है अटवाल और वो उन्हें खत्म करना चाहता है ताकि वो मनाली पर अकेले राज कर पाए। मुस्कान अपना सोनोग्राफी के लिए गई हुई थी और डॉक्टर उसे कहते हैं बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, जिस पर वो और रिंकू काफी खुश थे। मगर मुस्कान बच्चे के लिए काफी फिक्र कर रही थी कि अगर वो उनकी जिंदगी में आएगा तो वो लोग बच्चे को देंगे क्या, क्योंकि परिवार में कुछ भी सही नहीं चल रहा। कोर्ट केस चल रहे हैं, दुश्मन उनके पीछे पड़े हैं, ऊपर से पापा जी को पता नहीं उनके नए नर्स को देखकर क्या होता है, जरूर कुछ गड़बड़ है। तेजी को दीपिका का कॉल आता है जो उसे कहती है जल्दी करने क्योंकि टाइम नहीं है। इसलिए तेजी तुरंत डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां से निकलती है तो उसे दमन मिल जाता है जो गाड़ी की चाबी ढूंढ रहा था। फिर वो उसे पूछता है कि तुम कहीं जा रही हो क्या। वो कहती है मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ। दमन कमरे में आकर चाबी ढूंढने लगता है और वो एक ड्रॉयर खोलता है और देखता है कि वहाँ पर प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं थे। तेजी डीएसपी से मिलती है और उनसे मदद मांगती है। पहले तो माफी मांगती है गलती करने को लेकर और बताती है कि मैं राजवीर मल्होत्रा के साथ एक डील कर रही हूँ। डीएसपी कहते हैं कि मुझे पता है मल्होत्रा कौन है और तेजी बताती है कि मल्होत्रा के पास मेरे खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं कि मैंने ही पापा जी को किडनैप कराया था समर्थ के साथ मिलकर और वो वीडियो ही मैंने आपको भेजा था और अगर ये रिंकू को पता चल गया तो वो मुझे मार डालेगा। डीएसपी उसे कहते हैं यही तो कर्मा है। तेजी अपने पति को भी बचाना चाहती है क्योंकि वो इनोसेंट है। वो बता देती है कि राजवीर को हिमाचल के प्रॉपर्टीज का सारा पेपर चाहिए और ड्रग्स का फॉर्मूला भी। तभी राशि डीएसपी को कॉल लगाकर बताती है कि डोगरा छुट्टी लेकर होशियारपुर जेल गया है। दमन देखता है कि उसके ऑफिस से तेजी ड्रग्स का फॉर्मूला चुरा लेती है और वो ये फुटेज दमन को दिखाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि तेजी ऐसा क्यों करेगी। वो बता देता है कि लॉकर में प्रॉपर्टी के पेपर्स भी नहीं है। डीएसपी डोगरा से मिलता है और उसे बताता है कि मुझे पता है कि वो तुम्हारा ही आदमी है जिसके वजह से सत्येंद्र की जान गई। जगदीप तुम्हारे लिए स्टेटमेंट दे सकता है, इसके बाद तुम्हारा तो करियर खत्म हो जाएगा, सरकारी नौकरी गया समझो। डीएसपी उसे पूछते हैं कि वो होशियारपुर जेल क्यों गया था। डोगरा बता देता है कि पापा जी ने कहा था महेंद्र सिंह नाम के आदमी के बारे में पता लगाने, जो 28 साल पहले होशियारपुर जेल गया था, पर 11 साल के बाद आग लगने के वजह से उसकी वही मौत हो गई। पुलिस रिकॉर्ड में यही दिखाई दे रहा था कि महेंद्र सिंह मर चुका है। मगर डीएसपी उसे कहता है कि अगर सरकारी नौकरी नहीं गंवाना चाहते हो तो मेरा साथ दो और पापा जी को बोलो कि महेंद्र सिंह जिंदा है। अब ये जानकर पापा जी बहुत ज्यादा पैनिक करने लगते हैं और कांच के टुकड़े के ऊपर उनका पैर आ जाता है जिससे उनके पैर कट जाता है और मुस्कान और नई नर्स कविता वहां आती है पापा जी को संभालने के लिए और नर्स को देखकर फिर से पापा जी पागल हो जाते हैं। तेजी डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंच जाती है मगर वो दीपिका से कहती है कि मैं ये डॉक्यूमेंट्स मल्होत्रा के हाथ में ही दूंगी। दीपिका कहती है क्या तुम मुझे पागल समझती हो क्या, मुझे पता है तुम अकेले नहीं आई हो। दीपिका को पता है डीएसपी यही है। दीपिका अपने आदमी से कहती है लड़की को मारकर डॉक्यूमेंट्स ले लो। डीएसपी ये देखकर तेजी को बचा लेता है और वो मल्होत्रा के आदमी पर गोली चलाने लगता है। फिर रिंकू और दमन वहां दोनों को बचा लेते हैं और दमन तेजी से कागजात ले लेता है, लेकिन वहां पर मल्होत्रा के और भी कई लोग पहुंच जाते हैं जो चारों पर गोली चलाने लगते हैं, जिस वजह से डीएसपी और रिंकू एक साथ उन लोगों से लड़ रहे थे और दमन भी कई लोगों को मार गिराता है। लेकिन तभी एक आदमी वापस से होश में आ जाता है और वो तेजी को गोली मार देता है। अब तेजी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। रिंकू शेरा से कहता है हथियार रेडी कर, मुझे आज रात मनाली पूरा साफ चाहिए। डीएसपी रिंकू से बात करने के लिए आते हैं और कहने लगते हैं कि आज मैंने आपको बचा लिया, लेकिन वादा करता हूं कि आपको गोली मैं ही मारूंगा। डीएसपी उसके सामने राजवीर मल्होत्रा के बारे में बात करता है और पापा जी पूरी तरह से पागल हो चुके थे ये जानकर कि महेंद्र सिंह वापस लौट आएगा और वो बंदूक उठा लेते हैं और हर जगह उसे वही औरत दिखाई देने लगती है जो उसके ख्यालों में आती थी। तभी उसके कमरे में कोई आता है और डर के मारे पापा जी उस पर गोली चला देते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं तो वो मुस्कान थी और गोली लगने की वजह से वो मर जाती है। ये देखकर कविता पहुंच जाती है वहां और पापा जी उसे बंदूक दिखाकर धमकाने लगते हैं कि अगर वो किसी को भी बताती है तो वो कविता को भी मार डालेगा। शेरा रिंकू को कॉल करता है और रिंकू तुरंत पहुंचता है और देखता है कि मुस्कान मर चुकी थी, जिसे देखकर वो रोने लगता है। दूसरी तरफ नर्स कविता राजवीर को कॉल करती है और उसे बता देती है कि मुस्कान गलती से मर गई। राजवीर उसे कहता है शहर छोड़कर भाग जाओ। डीएसपी और राशि को एक पुरानी फाइल मिलती है जो राजवीर मल्होत्रा का होता है।
अब रिंकू ठान लेता है कि जब तक वो मुस्कान के खूनी का पता करके उसे मार नहीं देता अब वो मुस्कान का अंतिम संस्कार नहीं करेगा। पापा जी बहुत पिए हुए थे और वो अपनी पत्नी के सामने कबूल कर लेते हैं कि उन्हीं ने मुस्कान को मारा, जिस पर वो भी हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पर रिंकू आ जाता है और पूछने लगता है कि आखिर मुस्कान आधी रात में बाहर क्यों गई थी, उसके साथ ऐसा क्या हो गया। मगर पापा जी रिंकू को कुछ भी नहीं बताते, उल्टा ये बोलने लगते हैं कि जो भी इसके पीछे है उसे छोड़ना मत। रिंकू को लगने लगता है कि मुस्कान को मारने वाला राजवीर मल्होत्रा है। तेजी अब आउट ऑफ डेंजर थी। दूसरी तरफ रिंकू अपने गाड़ी में हथियार भरवाता है और वो अकेले मल्होत्रा से मिलने जाता है। राशि और डीएसपी हॉस्पिटल पहुंचते हैं और डोगरा से मुस्कान की ऑटोप्सी रिपोर्ट मांगते हैं। तेजी दमन से कहने लगती है कि मैंने जो भी किया हम दोनों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए किया, मैं सब कुछ सही करने वाली थी, लेकिन रिंकू और मुस्कान हमेशा मेरे पीछे लगे रहते थे। दमन उसे चिल्लाकर कह देता है कि कल रात मुस्कान का मर्डर हो गया और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके पीछे भी तुम्हारा ही हाथ है। तेजी कहती है कल रात मुस्कान के साथ सिर्फ पापा जी थे। दमन कहता है तो क्या पापा जी ने मारा है मुस्कान को। तेजी कहती है मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने जो भी किया मजबूरी में किया क्योंकि राजवीर मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। वो बता देती है कि उसी ने समर्थ के साथ मिलकर पापा जी को किडनैप करवाया था और वीडियो भेजने वाली भी वही थी। ये सुनकर दमन कहने लगता है कि तुम हमेशा मेरे इमोशंस के साथ खेलते रहती हो। वो उसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मगर दमन वहां से चला जाता है। डीएसपी और आशी देखते हैं कि मुस्कान की जो ऑटोप्सी रिपोर्ट आई है और मुस्कान के शरीर का जो कंडीशन था दोनों बिल्कुल मैच करता ही नहीं। रिपोर्ट में लिखा है हेवी ब्लड लॉस हुआ था, मगर फोटो में ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा। शरीर पर फ्रिक्शन के निशान है, मतलब कि उसे बाहर क्राइम सीन पर घसीट कर ले जाया गया होगा। वो लोग समझ जाते हैं कि घर पर कोई नहीं था, मतलब पापा जी ने ही मुस्कान को मारा है। इसलिए डीएसपी पूरी टीम को लेकर पहुंच जाता है रिजॉर्ट सर्च वारंट लेकर और वहां लोग चेकिंग करने लगते हैं और डीएसपी पापा जी को बता देते हैं कि जिस महेंद्र सिंह को आप ढूंढ रहे हैं वो तब से आपके नजरों के सामने ही थे। वो बता देता है कि राजवीर मल्होत्रा ही महेंद्र सिंह है। दूसरी तरफ राशि को कुछ मिलता है और रिंकू राजवीर के घर पहुंच जाता है और उनके आदमियों पर पागलों की तरह बंदूक से गोली बरसाने लगता है और वो अंदर आता है और वो एक औरत की तस्वीर देखकर हैरान हो जाता है और दीपिका पीछे से आकर उसे बताती है कि अगर तुम्हें तुम्हारा सच जानना है तो मेरा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। पापा जी को एक डायरी मिलती है जिसमें मल्होत्रा का लिखा हुआ एक मैसेज था। शुरुआत वहीं से जहां से सब कुछ खत्म हुआ था। राशि डीएसपी को कॉल करके बताती है कि मैंने घर से कुछ सैंपल लिया था और वो मुस्कान से मैच करता है। रिंकू एक घर के पास पहुंचता है और वहां पर वो अपने बचपन को याद करने लगता है। उसकी माँ उसे याद आ रही थी। फिर वहां पर उसे राजवीर मल्होत्रा मिलता है और पापा जी वहां पहुंच जाते हैं और रिंकू से कह रहे होते हैं इसे गोली मार दे, मगर राजवीर वहां अपना सच बताता है कि मेरा असली नाम है महेंद्र सिंह अटवाल और रिंकू को बताता है कि वो उसका असली पिता है। रिंकू को विश्वास नहीं होता क्योंकि उसे तो यही पता है कि उसके पिता को 28 साल पहले मार दिया गया था और गुस्से में पापा जी के मुंह से निकल जाता है कि भले ही बेटा तेरा है लेकिन इसे पाला मैंने है। राजवीर बताने लगता है कि एक रात में बाहर गया था तेरी माँ और तुझे इस आदमी के भरोसे छोड़कर, लेकिन तभी पापा जी ने रिंकू की माँ के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और खुद को बचाने के लिए वो भागती है और नीचे गिर जाती है जिससे उसकी मौत हो गई थी। तब रिंकू बहुत छोटा था। पुलिस को झूठ बोलकर पापा जी ने राजवीर को अरेस्ट करवा दिया और पापा जी ने रिंकू को खुद पाला, मगर पापा जी दूसरी कहानी सुनाते हैं कि राजवीर अपनी पत्नी को मतलब कि रिंकू की माँ को बहुत पीटा करता था और ऐसे ही एक रात वो अपनी जान बचाकर भाग रही थी और वो ऊपर से गिरकर मर गई। पापा जी रिंकू से कहते हैं भरोसा करने और राजवीर पर गोली चला देने। रिंकू पूछता है कि इतने साल हो गए आपने मुझे बताया क्यों नहीं। पापा जी रिंकू से पूछते हैं क्या मैंने तुझे एक पिता का प्यार नहीं दिया, क्या तुझे परिवार का प्यार नहीं मिला। राजवीर यहाँ बताने लगता है कि तेरे पापा जी ने ही मुस्कान को मारा। रिंकू कहता है हद में रहने, लेकिन राजवीर उसे कहता है कि घर पर उस रात कोई नहीं था सिवाय तुम्हारे पापा जी के अलावा। अपने पापा जी की आंखों में देखकर उनसे पूछो क्या मुस्कान को उन्होंने नहीं मारा। तभी वहां पर डीएसपी पहुंच जाते हैं और बताते हैं कि पता है कि तुम्हारे बारे में काफी खुलासे सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन मैं मुस्कान के डेथ के बारे में तुमसे कुछ बताने के लिए आया हूँ। वो बताते हैं कि रिपोर्ट के हिसाब से मुस्कान की जान घर के अंदर हुई थी, ना के बाहर, और पापा जी के कमरे में ही हुई थी क्योंकि वहाँ के कारपेट के फाइबर्स मुस्कान के बॉडी में लगे हुए थे। रिंकू को बहुत गुस्सा आ रहा था और पापा जी कह रहे होते हैं ये दोनों मिले हुए हैं, इन दोनों को गोली मार दे। डीएसपी बताते हैं कि मुस्कान के नाखून में पापा जी के स्किन के सैंपल्स थे। रिंकू देखता है पापा जी के हाथ में स्क्रैच का निशान था। रिंकू पापा जी
से हाथ जोड़कर पूछता है कल रात क्या हुआ था। पापा जी पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं और चिल्लाते चिल्लाते वो कबूल कर ही लेते हैं कि कल रात जो भी हुआ वो एक हादसा था, गलती से हो गया। रिंकू गुस्से में आग बबूला हो जाता है और वो बंदूक उठा लेता है पापा जी को मारने के लिए। डीएसपी मना करता है ऐसा नहीं करने। रिंकू गुस्से में गोली तो चला देता है मगर पापा जी पर नहीं। वो डीएसपी से कहता है इन्हें ले जाइए। पुलिस पापा जी को अरेस्ट करके ले जाती है और रिंकू मुस्कान की अस्थियों को बाद में बहा देता है और दमन से माफी मांगता है उसने जो भी किया, क्योंकि पापा जी दमन के असली पापा थे। मगर दमन कहता है कि तुमने जो किया सही किया। वो दमन से कहता है कि आपको अमेरिका चले जाना चाहिए और रिंकू यहाँ अकेले रहेगा। कहता है कि मेरी किस्मत में यही लिखा है। तेजी देखती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। अगले दिन रिंकू अपनी माँ और बुआ को चंडीगढ़ भेज देता है। पापा जी जेल में सर रहे होते हैं और महेंद्र मतलब के राजवीर अपने परिवार में रिंकू का स्वागत करता है। और इसी के साथ अनदेखी सीजन 3 यहीं पर एंड होती है। सीजन 2 ओके था, लेकिन सीजन 3 मुझे पसंद आया। आपको सीजन 3 कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।